हाय गाइस। हेलो मेरे दोस्तों। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अब हमारे सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स बड़े ही नज़दीक आ चुके हैं। सिर्फ 2.5 महीने रह गए हैं। अब 2.5 महीने रह गए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। डर के कुछ भी नहीं मिलेगा। तैयारी तो करनी पड़ेगी ना हमें। 2.5 महीने इज मोर देन सफिशिएंट टाइम, अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें तो फॉर लिटिल इंट्रोडक्शन, आई एम सी ईशांत गोयल और मैं आपका साथ देने आया हूँ ऑडिट की रिवीजन में। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों में है, और ना थोड़ा सा बच्चों को इस चीज से डर रहता है। ऑडिट वाले सब्जेक्ट से क्यों? इसमें ना सारा लर्निंग लर्निंग का सिस्टम है। सब हमें लर्न करना पड़ता है। मतलब अगर देखें तो हर एक चीज, एसेज हो गए, चैप्टर हो गए, उनकी जो थ्योरी है, अजीब अजीब सी थ्योरी होती है। अब वो करनी तो पड़ेगी ना भाई, हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं। आईसीआई ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो है नहीं, क्योंकि और आगे जाके ऑडिट में काफी ज्यादा काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो हमें ये पढ़नी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अप्लाई भी होती है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा 3 साल का बिग फोर में एक्सपीरियंस है ऑडिट का। मेरी आर्टिकलशिप ऑडिट में ही हुई है। तो मैंने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट करा है, लिस्टेड एंटिटीज का। तो आई हैव वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन ऑडिट। तो ना मैं आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों को ना कंबाइन करके ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हें याद हो जाएगी ऑडिट। हमें ना ऑडिट को जहन में डालना है अपने। जब हमारा ब्लड टेस्ट हो ना, तो ना डॉक्टर भी बोल दे कि यार आपके तो सैंपल में ऑडिट के भी कुछ पार्टिकल्स मिले हैं। ऐसी याद हो जानी चाहिए ऑडिट। ऐसे चार्ट्स निमोनिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से ऑडिट याद करेंगे कि ना तुम्हें ना डर नहीं लगेगा लास्ट मोमेंट तक भी। जिस दिन ऑडिट का पेपर होगा ना, उससे एक दिन पहले ना कोई तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें कुछ नहीं आता। सब आता होगा तुम्हें। बस तुम्हें थोड़ा सा फोकस और मेरा साथ देना है। सब याद करा दूंगा, जो भी ऑडिट के अंदर निमोनिक्स चार्ट्स के थ्रू जैसे भी है सब कुछ याद करेंगे हम। साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। यार कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं भी आता ना हमें क्वेश्चन कोई, बट अगर हम कॉन्फिडेंटली उसे अटेम्प्ट करिए, हम कुछ ना कुछ ऐसा लिखेंगे तो हमारे नंबर तो आ ही जाएंगे। एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है? बंदे ने बिना डरे अच्छे सा आंसर लिखा हो। बना लेंगे आंसर, थोड़ा बहुत नहीं आता होगा तो डरना नहीं होता इस चीज के लिए। अगर तुम डर गए तो भाई आंसर ही नहीं बना पाओगे, फिर तो तुम्हारे वो वाले क्वेश्चन के मार्क्स ही खत्म हो जाएंगे ना। तो कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन, डेडिकेशन क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर तुम इधर उधर अपनी टाइम वेस्ट करते रहे, भाई इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो पूरा टाइम, अरे भाई तुम फिर डेडिकेटेड थोड़ी हो। तुम तो इंस्टाग्राम को डेडिकेशन दे रहे हो अपना, और हमें यहाँ पे देना पढ़ाई को डेडिकेशन। इसलिए डेडिकेशन भी तुम्हें रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को सीए इंटरमीडिएट निकालना है, मेरे को सीए फाइनल में जाना है, और मेरे को सीए फाइनल निकालना है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अभी नई सीरीज भी आई थी, अगर आप सबने देखी हो तो, हाफ सीए। उसके अंदर क्या स्ट्रगल बताया है, सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का ही बताया, सीए फाइनल के स्टूडेंट का ही बताया। बट उनके बीच में एक चीज क्या कॉमन थी? उनमें पेशेंस रहा है, और उन्होंने मेहनत करी है लास्ट मोमेंट तक। आगे उन्होंने पूरा नहीं दिखाया, बट उन्होंने ये दिखाया कितना स्ट्रगल होता है सीए स्टूडेंट की लाइफ में। बट हमें तो ओवरकम करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही है ना एक दिन। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम ऐसे चैप्टर को उठाएंगे सीए फाइनल के, जिस जो बच्चे ना हमेशा उसे उठाने से बड़ा डरते हैं। वो ना बहुत ऐसे टेक्निकल सा टॉपिक है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। यार इसमें पता है क्या चक्कर है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? क्योंकि ना हमने इसका इतना ना, हम अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, हमें इतना पता होता नहीं है कि टेक्निकल क्या चीजें होती है, वेबसाइट पे क्या, सॉफ्टवेयर क्या। हम तो बस जो हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़ा बहुत हमें उसका आइडिया होता है। बट ऑडिटर के परस्पेक्टिव से ना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की नॉलेज होना आज की डेट में बड़ा जरूरी है। बताओ, पूछो क्यों? अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इनके ना सारे अकाउंट्स, अब बैलेंस शीट, पीएनएल, अगर हम जो जर्नल एंट्रीज डाल रहे हैं, सब कुछ, अगर कोई परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, कुछ भी एंट्री हो रही है ना, ये सारी एक ऐसे सिस्टम के थ्रू हो रही है जो कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। जैसे सैप हो गया, जैसे ईआरपी बोलते हैं, जिसे सैप हो गया, ओरेकल हो गया, रेमको हो गया। इसमें क्या होता है? एंट्रीज डली, और रियल टाइम बेसिस पे ही अपडेट होता रहता है सिस्टम। परचेज वाले ने परचेज की एंट्री डाली, जैसी माल आया उसने खरीदा माल। सेल वाले ने सेल की एंट्री डाली, जैसी माल बिक गया। और ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता रहता है, ताकि
जो कंपनी का मालिक है, जो मैनेजमेंट है, वो उसे डिसीजन लेने में बड़ी आसानी हो जाए। उसे पता चल जाए कि भाई आज हमारी सेल कितनी हुई है, हमारी सेल कहाँ कम है और हमारा परचेज कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, क्या रेट पे परचेज हो रहा है, क्वालिटी क्या है, कौन कौन वेंडर्स हैं हमारे। अब ये सारा एक साथ डाटा जो क्यूमुलेट होता है वो कहाँ पे होता है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, मतलब हवा में ही होता है ये सिस्टम, हम देख नहीं सकते इस चीज को, बट ये होता है, एग्जिस्ट करता है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है ये। इसका ना एक स्नैपशॉट है, ये मैंने गूगल से निकाला था। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, ये जो क्रिएट शिप, ये अब क्या है, एक शिपमेंट बनाई है किसी बंदे ने। अभी कोई कंपनी होगी, देखो ये सैप यूज कर रही है ना, ये कंपनी है, कहीं पे नाम, ये नाम आ रखा है अटलांटा कंपनी, यहाँ पे माल जाना होगा। अब ये किसी बंदे ने डाली होगी जो सेल का बंदा होगा, शिपमेंट बनानी होगी उसे, तो ये वाला सिस्टम खुला होगा, ये वाला पेज खुला होगा, इस पेज को सारी चीजें भरनी पड़ेगी कि हाँ भाई यहाँ पे माल गया इस कंपनी को, अटलांटा कंपनी, ये है कॉन्टैक्ट पर्सन, ये बंदा है अटेंशन जॉन डोई, फिर इसका ये एड्रेस है, सिटी अटलांटा सिटी है, कंट्री यूएस है, उसका फोन नंबर, पोस्टल कोड, कस्टमर नंबर। अब क्या होता है, ये क्या है, ये ना एक स्क्रीनशॉट है सिस्टम का, जहां पे सेल वाले ने अपना शिपमेंट क्रिएट करा होगा। अब अगर किसी सीईओ सीएफओ को देखना है कि हाँ भाई आज अटलांटा में कितना माल गया है या कहाँ पे कितना माल गया है, वो यहाँ पे खोल के देख सकता है, क्योंकि उसमें हर चीज का एक्सेस होता होगा। अब ये पॉसिबल किस वजह से हुआ, अब एक क्वेश्चन आया होगा ना माइंड में कि पॉसिबल कैसे हुआ। ये पॉसिबल हुआ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के थ्रू। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता क्या है, अब मैंने तुम्हें बताया मोटा मोटा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बेसिकली एक तरह से, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है जो कि एक सिस्टम होता है हवा में, जहां पे सारी एंट्री, सब कुछ, परचेज, सेल से रिलेटेड या कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड, कितनी इन्वेंट्री हमारे पास, रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश स्टॉक कितना है, कहाँ कहाँ पे हमारा कितना कितना माल पड़ा है, उसका रियल टाइम एक्सेस चाहिए ना, वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट देता है। अब ऑडिटर्स का क्या पर्सपेक्टिव रहता है इस केस में, ऑडिटर्स का क्या काम है, ऑडिटर्स को क्या देना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपने ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है। अब ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे देंगे, जब वो फाइनेंशियल्स को चेक कर लेंगे, हाँ भाई अगर हम बैलेंस शीट पे अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे, कैसे दे रहे, हमने सारे नंबर चेक करे हैं, पीएनएल के, प्रॉफिट एंड लॉस के, हमने रेवेन्यू चेक करा है, अदर इनकम चेक करा है, एक्सपेंसेस चेक करे, कोई फर्जी वाले एक्सपेंसेस तो नहीं डाले भाई, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 3 के हिसाब से डाला है या नहीं डाला है, एमोटाइजेशन जो होती है टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स की, वो ढंग से करी है नहीं करी है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ढंग से करे या नहीं करे। अब ये सारा हम डाटा तो हमें दे ही देगी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो है, क्योंकि उसके बिना तो हम अपना ऑडिट कैसे करेंगे, डाटा तो वो देगी जिसके ऊपर हम सैंपल्स निकालेंगे, सैंपल टेस्ट करेंगे। बट द मेन थिंग इज कि वो डाटा जो आ रहा है वो ठीक है या नहीं है, ऑडिटर को इस चीज पे भी तो कंफर्ट लेना पड़ेगा ना। अब सुनो मेरी इस साइड देखो, यहाँ पे फोन छोड़ दो, एक बार फोन हटा दो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ना, वैसे टॉपिक बहुत बोरिंग है, बट अगर तुम इसमें इंटरेस्ट लेके सुनोगे ना बड़ा मजा आएगा। सुन रहे तो सुनो, बस यहाँ पे इस साइड देखो, बस यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे मेरी साइड देखते रहो बस, और सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूँ, बार बार सुनने से याद हो जाएगा तुम्हें। और इसको ना मैंने बहुत बड़े बड़े निमोनिक्स के थ्रू याद कराने की कोशिश करी है, तुम ध्यान दो बस, तुम्हें ये वाले चैप्टर में ना आज के बाद ना डर नहीं लगेगा, सब कुछ कवर कर दिया मैंने इसके अंदर, तुम्हें आईसीए की कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं, ये पढ़ लेना, तुम्हारे इस चैप्टर में तो बहुत बड़े नंबर आएंगे, ये मेरे से लिखवा लो। ठीक है, अब इधर इधर ध्यान दो, मैंने क्या बताया, क्या होता है ऑडिटर का काम, ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटर का काम होता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है। ठीक है, इतना बात समझ आ गई। अब वो ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कब देंगे, जो डाटा देंगे मैनेजमेंट, और उस पर हम अपना ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे करेंगे हम, ऑडिट हम 100% चेकिंग तो करते नहीं, हम 70-80% या 50%, 60% बेसिस ऑफ रिस्क, क्या है उसका, रिस्क के बेसिस पे हम चेकिंग करते हैं, रिस्क एंड कंट्रोल। यार इंटरमीडिएट में पढ़ के आए, सीए फाइनल का चैप्टर इतना तो पता होगा, जब तुम सीए इंटरमीडिएट से सीए फाइनल में आते हो, तुम्हें रिस्क कंट्रोल का तो सारा एक चैप्टर है पूरा, रिस्क असेसमेंट वाला, तुम पढ़ के आए होगे, है ना। तो तुम्हें इस चीज का नॉलेज है कि क्या रिस्क है क्या कंट्रोल है, इतना तो तुम्हें आइडिया ही है। और अब तुमने अगर जिस बच्चों ने ऑडिट में आर्टिकलशिप करी होगी, उन्हें आईसीएफआर भी करा होगा, इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो क्या होता है, वो हम ये देखते हैं रिस्क कितनी इफेक्टिव है। अब ऑडिटर को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा जो भी नंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं वो ठीक से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलो ये चीज हम चेक कर लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट हमें डाटा दे दे कि हमने सैंपल्स मंगाए, हमने सैंपल टेस्ट करे कि हाँ भाई इसमें ये सब ठीक है ये सब गलत है, हमने अपनी कोई भी क्वालिफाइड स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट देनी है, हमने क्वालिफाइड स्टेटमेंट देनी है, अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट देनी है, जो भी स्टेटमेंट देनी है हमने दे दी। बट ना ऑडिटर ये चीज चेक करेगा, जो जो सिस्टम है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, जहां से जो डाटा आ रहा है
वो कितना रिलायबल है, उसमें तो कोई झोल झापाटा नहीं है। अब उस चीज को चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। भाई जो डाटा जहां पे डल रहा है, जहां पे डाटा डला, जहां पे सेल वाले ने एंट्री डाली, परचेज वाले ने एंट्री डाली, वो डाटा ढंग से डल रहा है नहीं डल रहा, वो कैसे चेक होगा? जब उसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जहां पे सिस्टम, कंपनी जहां पे काम कर रही है, जिस सिस्टम में काम कर रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ना ऑडिटर को, कि भाई जो सैप वो कैसे वर्क करता है, एंट्री कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, एंट्री कैसे आ रही है। भाई पहले रॉ मटेरियल आया, फिर रॉ मटेरियल ने कैसे परचेज वाले ने एंट्री डाली होगी, फिर उसने प्रोडक्शन वाले को इशू करा होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, फॉर एग्जांपल उसको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्डर मिला, क्या करेगा? वो प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्डर मिला, सेल वालों को मिलता ऑर्डर, अब क्या करेगा? सेल वाला प्रोडक्शन वाले को बोलेगा कि भाई मेरे को इतना इतना माल चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट इस डेट पे चाहिए। अब प्रोडक्शन वाला क्या करेगा? वो एस्टिमेट लगाया कि हाँ भाई अब इसको चाहिए भाई 2 टन माल चाहिए, अब 2 टन माल के हिसाब से मेरे को इतना रॉ मटेरियल लगेगा। तो प्रोडक्शन वाला क्या करेगा? परचेज वाले को अपना ऑर्डर देगा कि भाई मेरे को 2 टन के हिसाब से ये सारा माल दे दे। परचेज वाला क्या करेगा? परचेज वाला क्या करेगा? कोटेशन मंगवाएगा काफी सारे वेंडर्स की, उसमें से जो अच्छा रेट देगा, जो बेस्ट क्वालिटी देगा, उस पर ही अपना माल, अपना ऑर्डर लिखवा देगा, फिर ऑर्डर आ जाएगा। अब ये जो सारा सिस्टम है ना, जो मैंने तुम्हें समझाया, सेल से लेके परचेज, परचेज से लेके सेल तक, क्या होता है ये? अब ये ना सारा सिस्टम ऑटोमेटेड। अब यहाँ पे ना सब एंट्री डालेंगे अपनी, सेल वाला अपनी एंट्री डालेगा जब माल चला जाएगा, प्रोडक्शन वाला अपनी एंट्री डालेगा जब माल सेल वाले को दे देगा, और परचेज वाले से आ जाएगा। और परचेज वाला जब एंट्री डालेगा, जब उस पर परचेज माल आ जाएगा, अपनी उस फैक्ट्री में माल आ जाएगा, हाँ भाई इतना माल इस वेंडर के थ्रू आया है, वो एंट्री डाल देगा, उस वेंडर को खड़ा कर देगा अपनी बुक्स में क्रेडिटर के नाम से, और रॉ मटेरियल अपनी इन्वेंट्री में दिखा देगा। और वो जैसे जैसे शिफ्ट अपना माल देता जाएगा प्रोडक्शन वाले को, अपनी इन्वेंट्री घटाता जाएगा। ऐसे ही तो चलता है बिजनेस, ऐसे ही चलता है। अब बिजनेस चलता तो ऐसे ही है। अब इन्होंने क्या करा, भाई इतने बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, यहाँ तो ऑपरेट करती नहीं है, 100 कंट्री में करती है ऑपरेट। अब भाई हाथ से खाते थोड़ी बनाएंगे, इन्होंने सिस्टम चालू कर दिया, सैप हो गया, ये रैमको हो गया, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और रियल टाइम बेसिस पे सारी चीजें अपडेट होती रहती है। अब हमें ऑडिटर को समझना पड़ेगा। इसके ना काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसका ना ये जो मैंने ये जो है, ये जो एग्जांपल लिया है मैंने, इसको ध्यान से सुनना। तो मैंने ये चीज ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो ये टॉपिक है आईसीए की बुक में पहला चैप्टर, पहला टॉपिक है ये तो मैंने याद हो जाएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, समझना मेरी बात। सबसे पहले बोलता है एप्लीकेशंस यूज्ड बाय द कंपनी। हमने एप्लीकेशन में लेते हैं इंस्टाग्राम को, भाई सब चलाते हैं इंस्टाग्राम, सब चलाते हैं आज की डेट में इंस्टाग्राम। मैं मान के चल रहा हूँ 80 से 90% बच्चे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं आज की डेट में, और वो हकीकत है। तुम आप भी चला रहे हो कि इंस्टाग्राम, छोड़ दो मोबाइल, वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, अब इंस्टाग्राम हो गया एप्लीकेशन, उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? रील्स, स्टोरी, पोस्ट, आए दिन बच्चे डालते रहते, कॉम्पोनेंट्स ही तो है उसके। फिर उसका बाद क्या है, ये मार्क जुकरबर्ग कौन है? भाई अगर तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, क्या आता है लिखा हुआ? पावर्ड बाय मेटा। मेटा का सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब भाई, अब फॉर एग्जांपल तुम मान लो जो इंडिया में व्हाट्सएप चला रहा है उसको कोई सीएफओ, मान लो मार्क जुकरबर्ग है, उसके अंदर 4 बंदे काम कर रहे होंगे, सीटीओ, सीईओ होगा, वो सीएफओ काम कर रहा होगा, सीटीओ काम कर रहा होगा, सीएमओ काम कर रहा होगा, उन्हें मैनेज करना। तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही तो है। ये मार्क जुकरबर्ग है, इसके नीचे बंदे काम कर रहे हैं, फिर उसके नीचे 4 बंदे काम कर रहे हैं, फिर उस 4 बंदों के नीचे और 4 बंदे काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो इसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं कि हाँ भाई इस बंदे के नीचे ये बंदा काम कर रहा है, इस बंदे के नीचे ये बंदा काम कर रहा है। अब ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर लेवल तक पूरा एक वो फ्लो चलता रहा है कि हाँ भाई नीचे ग्राउंड लेवल पे ये काम हो रहा है, फिर उसके ऊपर ये काम होगा, उसके ऊपर ये काम होगा। तो ऑडिटर का क्या काम होता है? एप्लीकेशन को समझना। भाई ऑडिटर जाएगा कोई भी कंपनी के अंदर, तो वो सैप, अब जैसे मैंने सैप का एग्जांपल दिया, वो समझेगा ना कि सैप है क्या, सैप काम कैसे करता है, फिर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर वो देखेगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। भाई कौन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स कैसी जा रही है, कि भाई ये जो खर्चा है कोई डल रहा है बुक्स के अंदर, ये अप्रूव कौन कर रहा है, ये डाल कौन रहा है। अब ऑडिटर को ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ना, तभी तो वो देखेगा जो रिस्क है वो कंट्रोल्स के थ्रू ऑटोमेट और मिटिगेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे कंट्रोल, तो वो इनइफेक्टिव बोलेगा कंट्रोल्स को। तो ऑडिटर को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी बड़ी जरूरी है। फिर आता है कि जो पॉलिसीज, प्रोसीजर और प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं कंपनी में, अब ऑडिटर को इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे एंट्री डल रही है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, और पॉलिसीज जो
लीकेज पॉलिसी है उनकी कि डाटा लीक नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हम एम्प्लॉयज के साथ एंटर कर रहे हैं वो सही से एंटर हुआ है नहीं हुआ है, सारे एम्प्लॉयज उस चीज को फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो रिस्क और कंट्रोल है, जो ये मैंने सिस्टम बताया, इसके बहुत सारे रिस्क होते हैं। भाई कोई भी एंट्री डाल जाएगा, भाई तुम वॉशरूम गए अपना लैपटॉप लॉक करके नहीं गए, फॉर एग्जाम्पल तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ठीक है, और तुम हो कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल तुम परचेज डिपार्टमेंट में हो, भाई तुम वॉशरूम गए लैपटॉप खोल के चले गए, भाई तुमसे कोई खुंदस में है ना, वो आएगा कोई भी एंट्री डाल देगा, फिर तुम उसके लिए अकाउंटेबल होगे। इसलिए क्या बोलते हैं अपना लैपटॉप ना हमेशा लॉक करके जाया करो। ये रिस्की तो हुआ। अब इसका देखिए कंट्रोल ढंग से, भाई सारे सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, भाई पता तो चले अब असलियत में गड़बड़ कहाँ हुई है, फिर उसकी क्लास लगेगी, ये ऐसे कैसे कर दिया तूने। ऑडिटर को ना सारे रिस्क और कंट्रोल देखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर रिस्क और कंट्रोल पे उसने ढंग से कमांड ले ली तो उसके जो आगे वाले ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हुए तो ऑडिट प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे, कंट्रोल इनइफेक्टिव हुए तो ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे। तो ऑडिटर सबसे पहले इस चीज पे कंफर्ट लेता है कि जो रिस्क है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, मैंने जो बताया सैप सिस्टम में, कि भाई कोई एंट्री गड़बड़ ना हो जाए, कोई और ऑथराइज्ड बंदा ही एंट्री डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, अनऑथराइज्ड बंदा तो नहीं डाल रहा कोई एंट्री, ये रिस्क हो गया। कंट्रोल हो जाएगा कि हाँ भाई ऑथराइज बंदा ही एंट्री डाल रहा है क्योंकि उसके पास पासवर्ड है और हर बार एंट्री डालते हुए पासवर्ड लग रहा है, तो इट इज रिस्क और कंट्रोल हो रहा है कि पासवर्ड है। ऐसे ही तो वो रिस्क एंड कंट्रोल चेक करेगा। अब देखो हमने ना ये चीज समझी, एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, किससे, मार्क जुकरबर्ग के अंदर 4 बंदे काम कर रहे हैं, फिर उसके अंदर 4 बंदे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। फिर लीकेज, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, कोई डाटा लीक नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए और प्राइवेसी भी मेंटेन करनी चाहिए। ये पॉलिसी प्रोसीजर प्रोसेसेस को याद रखना इस चीज से। और जो रिस्क एंड कंट्रोल, क्योंकि अब सारा सिस्टम एक तरह से ऑटोमेशन के थ्रू चल रहा है, इसमें काफी सारे रिस्क होंगे, तो वो जो कंट्रोल्स है उसे ढंग से वो मिटिगेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जो रिस्क है कंट्रोल्स उसे मिटिगेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, रिस्क को जो कंट्रोल्स लगाए हैं हमने वो रिस्क को ढंग से देख पा रहे हैं कि वो रिस्क आगे दिक्कत तो नहीं देगा। अगर हमने कंट्रोल लगा रखा है तो इस चीज को भी चेक करना पड़ता है। याद होगा ना हमें टॉपिक कैसे, एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस और रिस्क एंड कंट्रोल। अब ये देख लो क्या है इसके अंदर। अब ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, कि भाई एप्लीकेशन कौन सी यूज हो रही है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज हो रही है। एप्लीकेशन का हमने एग्जांपल लिया था सैप। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स वो ढंग से फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, मतलब परचेज वाला बंदा परचेज की ही एंट्री डाल रहा है, सेल वाला बंदा सेल की ही एंट्री डाल रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ढंग से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स होती है, जो क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सुना है तुमने? एक यूनिट एक चलता है कि भाई परचेज प्रोडक्शन मैनेजर ना अपने नीचे 4 बंदों को बोलता है कि भाई तू ये वाली परचेज देखेगा, प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि तू ये वाली प्रोडक्शन देखेगा प्रोसेस 1 की, प्रोसेस 2 की तू देखेगा, बी वाला बंदा प्रोसेस सी की सी वाला बंदा देखेगा प्रोडक्शन, और प्रोसेस डी की डी वाला बंदा देखेगा। तो यहाँ पे हायरार्की फॉलो हो रही है ना, और ये सारे बंदे अकाउंटेबल किसको होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को। अब वो क्या होता है, अब हमें वो डेलीगेशन ऑफ मैट्रिक्स अथॉरिटी से पता चलेगा ना कि हाँ भाई ये वाली चारों एंट्री जो बंदा प्रोसेसेस को की एंट्रियां डाल रही सारी अप्रूव किससे हो रही है, प्रोडक्शन मैनेजर से। प्रोडक्शन वाली जो भी प्रोसेस 1 की, प्रोसेस 2 की, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस ए बी सी डी की जो भी एंट्री डल रही है वो सारी अप्रूव हो रही है प्रोडक्शन मैनेजर से। फिर पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रोसेस जो भी फॉलो हो रहे हैं उसे भी समझना पड़ेगा ऑटोमेटेड। फिर रिस्क क्या है और कंट्रोल क्या है, ये सबकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ना। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्या समझ आया कि ऑडिटर को ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। फिर आते हैं, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसके अंदर ना 3 फेजेस होते हैं, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। ये ना बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, आईसीए हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को डाल देता है, और फ्री के नंबर हैं इसके, इसको तुम याद तो कर लो, उसके फ्री के नंबर हैं। अब इसका क्या है, इसका ना बहुत बढ़िया निमोनिक है, इसे याद करने की कोशिश करो। आर यू विलिंग टू टेस्ट ईएलसी कंट्रोल्स कंप्लीटली, कुछ है नहीं है ना निमोनिक में कुछ। अब कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आया, वो तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर, यह कंसीडरेशन हमें क्या क्या कंसीडर करेंगे हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का ऑडिट करते टाइम, और क्या क्या फेजेस हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के।
प्लानिंग होगी, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर कंप्लीशन होगा। कोई भी चीज चालू होगी वो खत्म तो होगी ना, कंप्लीशन पे जाके तो खत्म होगी वो। तो इसका क्या तरीका है, आर यू विलिंग टू टेस्ट ईएलसी कंट्रोल्स कंप्लीटली। अब क्या है ये, आर से आता है रिस्क असेसमेंट, यू से आता है अंडरस्टैंडिंग, विलिंग टू को छोड़ दो, टेस्ट से आता है टेस्टिंग फेज और टेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स, ईएलसी है एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, और कंप्लीशन स्टेज पे हमें इवेल्युएट करना पड़ता है जो कि रिस्क के कंट्रोल है वो सही से मिटिगेट हुए नहीं हुए। अब ना इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है रिस्क असेसमेंट। अब ऑडिटर सबसे पहले अगर आईटी अगर इस चीज का ऑडिट कर रहा है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीज का ऑडिट कर रहा है, तो वो देखेगा ना कि वो कैसे रिस्क को असेस करे, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ऑडिटर अपनी क्या करेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाएगा। 360 डिग्री दिमाग चलता है, यहाँ देखो यहाँ पे 360 डिग्री दिमाग चलेगा ऑडिटर का, तभी तो वो रिस्क आइडेंटिफाई कर पाएगा ना कि इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। भाई क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, भाई कोई भी फर्जी एंट्री डल सकती है, सिस्टम हैंग हो सकता है, उस टाइम पे एंट्री नहीं डली तो उन्होंने क्या करा, सिस्टम चालू हुआ जब डाली, भाई भूल तो नहीं गई कोई एंट्री डालना। फिर उसके बाद 2 वे 3 वे कम्युनिकेशन होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। मतलब अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना यार, उसमें इतने प्रोसेसेस होते हैं ना, वो मैनुअल बंदा कर ही नहीं सकता। उसके लिए ना ये सिस्टम लाना ही बड़ा जरूरी था, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला। ये सिस्टम नहीं आता ना तो बहुत दिक्कत आती बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। वो इतना सारा डेटा मेंटेन कैसे करते, इतने सारे ऑर्डर्स, इतनी सारी परचेजेस, इतना सारा माल पड़ा है इतनी कंट्रियों में, इतने इतने वेयर हाउसेज में, वो कैसे मेंटेन होता। इसकी नीड थी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को लाने की। मार्केट में नहीं आता ना तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कैसे करती इतने बड़े स्केल पे। तो अब ऑडिटर को ना सबसे पहले रिस्क को असेस करना पड़ेगा कि आईटी सिस्टम में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। फिर वो रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या बिजनेस प्रोसेस है। मैंने तुम्हें जैसे एचयूएल का एग्जांपल दिया, भाई किसी पे माल का ऑर्डर आया तो कैसे चालू होता है कोई प्रोसेस, पूरा प्रोसेस चालू होता है, परचेज होगी, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर सेल होगी। सेल कैसे होगी, पहले इन्वेंट्री कहीं जाएगी जहां पे भी जानी है, फिर वहां से उसे डिस्पैच करेंगे। ऐसी तो होता है बिजनेस प्रोसेस। अब ऑडिटर को ये चीज समझनी पड़ेगी ना, तभी तो वो रिस्क आइडेंटिफाई कर पाएगा इस बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कोई बताएगा। कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस होता है जैसे डीएलएफ होता है, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। भाई कि भाई इन्होंने 2 नंबर में पेमेंट तो नहीं ले ली, अपना फ्लैट भेजा और पेमेंट नहीं दिखाई, भाई वो फिर तो इसके हिसाब से वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ऑडिटर को ये सब चेक करना पड़ता है ना। फिर उसके बाद वो कहीं गंदा क्वालिटी का माल तो नहीं लगा रहे, चलो इतना हमारा नहीं होता, कॉस्ट ऑडिटर देखता है, हमारा मतलब नहीं है इस चीज से माल की क्वालिटी कैसी है। बट हम ये देखेंगे जो खर्चा डाल रहे हैं वो, यहाँ पे ये खर्चे के ढंग से प्रूफ है नहीं है, अग्रीमेंट एंटर हुआ, इनवॉइस है या नहीं है सबके, इनवॉइस प्रॉपरली अप्रूव्ड है या नहीं है। जो भी बंदा अप्रूविंग अथॉरिटी है वही अप्रूव कर रहा है ना। और कहीं रिश्तेदार से तो माल नहीं आ रहा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन घुसा दी इसमें, रिश्तेदार से घटिया घटिया माल खरीद रहे हो, देखा तो साली मिट्टी डाल रहे हैं डस्ट की जगह, सॉरी। ऐसे मान लो कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा माल लगता है। अब क्या होता है, गंदी क्वालिटी का माल होगा तो फिर बिल्डिंग टिकेगी कैसे, जो बेस होता है उस पर बिल्डिंग कैसे टिकेगी। अगर गंदा गंदा मिट्टी मिट्टी डाल रहे हैं वो, जहां डस्ट डालनी चाहिए, रोड़ी डालनी चाहिए, समझते हो क्या कंपोनेंट्स है ये एक तरह से। जब कोई बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग बनती है तो उसमें ना बहुत सारा मटेरियल लगता है, सीमेंट लगता है और लोहा लगता है, जिसे वो सरिया लगता है, कितना सारा, बहुत सारी चीजें लगती है। कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने में, पूरा बिल्डिंग बनाने में बहुत सारा सामान लगता है। अब वो गंदी क्वालिटी का होगा तो दिक्कत है ना। तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है कि भाई जो वो कंपेयर कर रहे हैं बाहर वाले वेंडर्स हैं या नहीं है, क्योंकि कोई रिलेटेड पार्टी का तो काम नहीं है। हमने ये बिजनेस प्रोसेस, वॉक थ्रू का क्या मतलब होता है, वॉक थ्रू क्या होता है, एक कोई भी प्रोसेस है उसे एंड टू एंड समझना, फ्रॉम स्टार्ट से लेके फ्रॉम एंड तक समझना। अब परचेज वाले प्रोसेस को अगर हम समझें तो क्या होता है परचेज में, प्रोडक्शन वाले ने परचेज वाले को कहा कि भाई मेरे को ये माल बनाना है तो मेरे को ये रॉ मटेरियल लगेगा। अब परचेज वाला क्या करेगा, परचेज वाला जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वेंडर्स के पास भेजेगा। मान लो 10 तरह के वेंडर है उसके पास, उनको भेज दी भाई मेरे को इस चीज की कोटेशन दो। कोटेशन आई, ये प्रोसेस बता रहा हूँ, एक एक स्टेप है ये। कोटेशन आई, कोटेशन को करा कंपेयर, ABCDEFG ऐसे करके 10 वेंडर्स हैं, सबसे उन्होंने बताया कि हाँ भाई हम आपको ये रेट पे इतना इतना माल दे देंगे। फिर हमने चेक करा क्वालिटी, फिर हमने करा
उसको ऑर्डर ऑर्डर दिया उसे, उसने फिर हमें परचेज ऑर्डर दिया, इनवॉइस करके हमें माल भिजवाया, और फिर वो माल आया हमारी फैक्ट्री में, हमने एंट्री डाल दी, हमने क्रेडिटर को खड़ा कर दिया अपने बुक्स में, और इन्वेंट्री को हमने बढ़ा लिया अपने गोडाउन में डाल के, है ना। तो यही होता है प्रोसेस, इसे वॉक थ्रू बोलते हैं। एक हमने प्रोसेस, परचेज के प्रोसेस को एंड टू एंड समझा कि कैसे प्रोडक्शन वाले ने परचेज वाले को माल का ऑर्डर दिया और कैसे माल आया हमारी फैक्ट्री में, ये परचेज का प्रोसेस हो गया। ऐसे प्रोडक्शन वाले का प्रोसेस है। तो अब हमारे को ये पूरा प्रोसेस समझना जरूरी है, क्या होता है, ऑडिटर को ये पूरा सिस्टम समझना जरूरी होता है। फिर उसने वॉक थ्रू कर लिया, अब ना वो क्या करेगा यार, अब भाई परचेज तो पूरे साल में इतनी सारी परचेज होती है, उसे टेस्ट तो करनी पड़ेगी ना कि भाई ये जो प्रोसेस चल रही है इसमें जो हमने, अब इसके अंदर हमने पहले तो समझा पूरा प्रोसेस क्या है, फिर हम इसके अंदर रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इस वाले प्रोसेस में, परचेज में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एक तो वही कि तुमने गंदी जगह से माल, घटिया घटिया माल परचेज कर लिया, कुछ भी परचेज कर रहे हो, सस्ते में मिल रहा है तो कुछ भी परचेज कर रहे हो, हमें जी चेक तो करनी पड़ेगी ना कि सस्ता माल ही क्यों परचेज कर रहे हो, हम पूछ लेंगे उनसे कि क्यों है ये सस्ता, और ये रिलेटेड पार्टी से क्यों परचेज कर रहे हो तुम, ये तुम रिश्तेदार से क्यों परचेज कर रहे हो, मतलब उसको कमाने के लिए तुम कंपनी का नुकसान करा रहे हो। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं जो कि इसके अंदर क्या क्या रिस्क है, उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। जैसे आईटी कंट्रोल की बात करते हैं, अब ये तो मैं तुम्हें बहुत देसी भाषा में बता रहा हूँ, बट ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, अप्लाई हो जाता है। जब हमने पहले वॉक थ्रू समझा कि क्या है पूरा प्रोसेस, फिर उस पर हमने टेस्टिंग फेज में देखा कि आईटी कंट्रोल के अंदर हमने क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई करे, उस पर क्या क्या कंट्रोल हो सकते हैं, फिर उसको हमने नेचर समझा, टाइमिंग समझा और एक्सटेंट समझा। अब नेचर क्या है, परचेज वाले के अंदर क्या है कि भाई फ्रीक्वेंटली होगा नहीं होगा, ये एक्सटेंट हो गया, उसका टाइमिंग हो गया कि परचेज तो हर दिन होती रहेगी। नेचर क्या है इसका, ये परचेज की ट्रांजेक्शन है, और एक्सटेंट क्या है, कहां तक जा सकता है। अब ये हमें सबकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ना टेस्टिंग वाली चीज में, तभी तो हम अपने टेस्ट जो हम करेंगे, हम जो रिस्क को आइडेंटिफाई करके और जो टेस्ट चेक करेंगे, ये तो देखेंगे ना कि कंट्रोल्स कितनी इफेक्टिव है। फिर हमने रिपोर्ट्स बनाई इसकी, और हम ये भी चेक करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन, अब क्या होता है यार, इतना सारा डेटा होता है, लाखों एंट्रियां पास होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, दिन में लाखों एंट्रियां पास होती है। अब हम सारी तो एंट्रियां चेक करेंगे नहीं बैठ के, तो हम थोड़ी बहुत एंट्रियां चेक करेंगे। अब ना ये चीज जरूर चेक करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमें दे रही है वो ठीक से दे रही है नहीं दे रही है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन जो एंटिटी ने हमें जनरेट कराई है थ्रू आईटी सिस्टम, वो ठीक से है, मतलब ठीक से जनरेट हुई है या नहीं हुई है। अब क्योंकि सिस्टम के थ्रू जनरेट हुई होगी वो, तो हम क्या करेंगे, जहां पे कुछ डाल के, वो कुछ डालते होंगे अपने सॉफ्टवेयर में कि हाँ भाई मेरे को ना परचेज का डाटा चाहिए फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, हम ना उसका स्क्रीनशॉट मंगा लेंगे चेक करने के लिए कि वो बंदे ने, जो ऑथराइज्ड बंदा है ना, उसी बंदे ने ये वाली एंट्री डाली होगी और तभी ये रिपोर्ट आई होगी। उससे हमारे को टेस्ट चेक हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन एंटिटी दे रही है वो ठीक से दे रही है नहीं दे रही है। इसलिए तो हमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे तो हम स्क्रीनशॉट कहां मंगवाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि स्क्रीनशॉट की ऐसे एंट्रियां भी निकलती है बाहर, यहाँ से डाटा निकलता है। इसलिए ऑडिटर को ये अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत जरूरी है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता क्या है। ईएलसी कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक एंटिटी के लेवल पे कंट्रोल, मतलब एंटिटी लेवल कंट्रोल होते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल लगे होते हैं। एक परवेसिव कंट्रोल होता है, हर जगह होता है ये ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब बहुत जनरल कंट्रोल्स होते हैं ये। जैसे जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यूनिटी ऑफ कमांड समझते हो, कि एक ही बंदा एक जने को काम दे रहा है, ये नहीं कि 10-10 जने मिलके एक जने को ही काम दे रहे हैं। तो ये चीज हम चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और गवर्नेंस वो ढंग से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। डेलीगेशन ऑफ मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं कि भाई खर्चे का कोई इनवॉइस है, अप्रूव हो रहा है, वो 4 जने कोई भी कभी भी अप्रूव कर रहा है। अरे एक ही तो जना अप्रूव करेगा ना, जो उस बंदे के ऑथराइज्ड है, किसी और के सिग्नेचर थोड़ी चलेंगे उस पर, हमें ये चीज भी चेक करनी पड़ती है। ये तो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, ये हर जगह सेम ही होंगे, अदर मतलब खर्चे पे भी लगेंगे ये, परचेज पे भी लगेंगे ये, सेल पे भी लगेंगे ये सेम कंट्रोल की भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। अब कंप्लीशन स्टेज पे हम ये चेक करेंगे
कि जो कंट्रोल्स हैं, जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे और जो कंट्रोल्स है वो इफेक्टिवली रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लीशन स्टेज हो गई हमारी। हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस, फिर हमने टेस्ट करे जो भी कंट्रोल्स हैं वो कि रिस्क, जो भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे वो कंट्रोल्स ढंग से उसे मिटिगेट कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन एंटिटी हमें दे रही है वो ढंग से दे रही है नहीं दे रही है, उसमें कोई झोल झपाटा तो नहीं है। फिर उसके बाद हमने एंटिटी लेवल कंट्रोल चेक करे और फिर कंप्लीशन स्टेज में हमने ये बता दिया कि कितने हमारे इफेक्टिव है कंट्रोल्स, रिस्क को कितना जल्दी मिटिगेट कर पा रहे हैं, और अगर कोई एरर आ रहा है, फ्रॉड आ रहा है, उसे वो ढंग से चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये होता है, ये भी कंप्लीशन स्टेज पे ही होते हैं परवेसिव कंट्रोल्स। ये क्या होता है, ये भी एक तरह से हर जगह ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब है, परवेसिव कंट्रोल्स इंक्लूड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशंस, एंड दैट शुड बी कंसीडर्ड एंड रिव्यूड। ठीक है, अब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है कि भाई जो काम है वो बटा पड़ा है ना ढंग से, कि भाई एक बंदा परचेज का काम कर रहा है, एक बंदा माल की देख रेख कर रहा है, एक बंदा डिस्पैच कर रहा है प्रोडक्शन वाले को, तो सबका काम बटा पड़ा है ना। ये तो नहीं कि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, उसमें ना रिस्क रहता है। किस चीज का रिस्क रहता है कि भाई वो बंदा तो झोल कर सकता है ना, उसने थोड़ा सा माल अपने लिए रख लिया, कोई हो भाई घर का आइटम हो, भाई यहाँ तो लीकेज हो रही है, ये तो घर पे लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट अपना। ये तो चलो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, हो तो सकता है ना बड़े लेवल पे भी फ्रॉड, और फ्रॉड में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होता है, मैनेजमेंट होती है इन्वॉल्व। तो ये चीज हमें, ये क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इसलिए होता है कि भाई कैश, अब अगर मैं ना एक बहुत अच्छा ना फेमस एग्जांपल है कैश का, कि कैश काउंट होता है ना, 2-3 बंदों के पास होता है कैश का काम, कि मतलब कैश ना एक बार काउंट नहीं होता दिन में, 3-4 बार काउंट होता है और अलग अलग बंदे काउंट करते हैं, ताकि ना कैश में झोल ना हो। कैश एक तो सबसे रिस्की आइटम होती है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका कैश में बहुत डीलिंग हो। भाई कैश तो फ्रॉड हो सकता है ना कि भैया तो 5,000 या तो 5,000 कमा रहा है पैसा, अब किस पे नाम लगा है, इसलिए 2-3 बंदे चेक करते हैं उसे कि सबके हाथ से जा रहा है, ऐसे ऐसे कि भाई ए भी बंदा चेक कर रहा है, बी भी बंदा चेक कर रहा है, तीनों के सिग्नेचर हो जाते हैं कि हाँ भाई इसने भी चेक करा था, इसने भी चेक करा था, इसने भी चेक करा था। फिर कोई झोल झपाटे का चक्कर नहीं रहता ना, फिर फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, एरर होने के चांसेस कम होते हैं जब 3-4 बार कोई चीज चेक हो जाती है। तो कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ना, इस टॉपिक को ना याद कर लो, ये पक्का आएगा इस बार पेपर में। आर यू विलिंग टू टेस्ट ईएलसी कंट्रोल्स कंप्लीटली, मैंने तुम्हें समझा दिया मोटा माटा होता क्या है, अब इसे तुम्हें याद करना है, और ये है इसका निमोनिक, इसके थ्रू याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ट्राई करना इसको याद करने का, हो जाएगा याद। फिर अब यार देखो, रिस्क होता है अगर एंटरप्राइज में, इसका इसका भी बहुत अच्छा निमोनिक है। रिस्क होता है एंटरप्राइज में तो क्या होगा, सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती है, अगर फाइनेंशियल्स में कोई गड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले अंदर जाता है सीएफओ। जेल में कौन जाएगा अगर कोई फाइनेंशियल्स में फ्रॉड हुआ तो, सीएफओ जाएगा। इस वजह से ना सीएफओ अपना, उसका हमेशा ना टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है, यार कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, इतने सारे रिस्क के ऑर्गेनाइजेशन में भाई मेरे को तो सारे मिटिगेट करने पड़ेंगे, वरना मेरे को तो जेल में भेज देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ना सबसे अच्छी मेमोरी टेक्निक है सीएफओ टेम्परेचर। अब ये कितने सारे रिस्क हो गए, क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, एनवायरमेंट रिस्क, मार्केट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क। अभी सीएफओ को सब कुछ देखना पड़ेगा, तो इसलिए ना उसका टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है। तो ये सारे ना बहुत सारे रिस्क होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये बस आईसीआई ने एक टॉपिक डाला हुआ है, उसमें सिर्फ रिस्क के नाम लिखे हुए हैं, इसके बारे में कुछ नहीं समझा रखा, इसलिए हम भी सिर्फ नाम याद रखेंगे और कैसे। सीएफओ टेम्प मतलब टेम्परेचर, सीएफओ का टेम्परेचर हाई रहता है बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, ऑपरेशंस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, एनवायरमेंट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड प्रोडक्ट रिस्क। ये ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा तुम्हें, एक दो बार बोलोगे, बोलते बोलते याद हो जाएगी। एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ो ना, ट्राई टू लर्न इट बाय वॉकिंग, वाइल वॉकिंग। मतलब जब तुम चल रहे होगे ना उस टाइम पे अगर तुम थ्योरी सब्जेक्ट को याद करोगे ना, तो तुम्हारे को वो जल्दी याद होएगा, क्योंकि जब हम चलते हैं ना हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। दिमाग ना हमारा बहुत मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा तेज चलता है, और ये चीज ना टेस्टेड एंड अप्लाइड है। मैं कभी भी ना थ्योरी सब्जेक्ट बैठ के नहीं पढ़ता था, इसके ना काफी सारे कारण है। तुम यहाँ सुन रहे हो ना, सुनते रहना, यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना है तुम्हें। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि जब हम थ्योरी सब्जेक्ट को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, ये तुम्हें काम आएगी अगर जब तुम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो।
हर एक थ्योरी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो थ्योरी का। जैसे अब कॉस्ट भी काफी हद तक थ्योरी हो चुकी है, तो ये तीनों चारों सब्जेक्ट के लिए बड़ा एप्लीकेबल है। क्या अब तुम ना, जब तुम चल चल के याद करोगे ना चीजें, तो तुम्हारा 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा तेज चलता है ब्रेन, उससे ना चीजें बहुत जल्दी याद होती है। मैं ना, क्योंकि देखो मैंने ऐसी याद करता था, और हमेशा ना मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस रहता था इस चक्कर में कि भाई मैं ना थ्योरी सब्जेक्ट को अगर मैं चढ़ चल के याद करूंगा ना, तो मेरे को जल्दी याद होगी, और होती थी वो। क्योंकि ना अगर हम बैठ के याद करेंगे ना, हम पहले बैठ के याद करेंगे, बैठे बैठे हम थोड़ा सा और लेट जाएंगे, फिर हम पूरा ही लेट जाएंगे, फिर हम सो जाएंगे, टाइम वेस्ट होएगा उससे। रादर देन बैठ के पढ़ना या लेट के पढ़ना ना, थ्योरी चल चल के पढ़ा करो, बड़ा इफेक्टिव मेथड है। ट्राई करके देखना, कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा तुम्हारा हमेशा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब ना देखो, इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अब ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑडिटर को क्या करना है, रिस्क को असेस करना है, इसका क्या प्रोसेस है। इसके प्रोसेस बहुत सिंपल है, हमने कार के एग्जांपल से समझेंगे, उससे ना तुम्हें ये चीजें, इसके हेडिंग्स भी याद हो जाएगी, अंदर तो है नहीं ऐसा कुछ, तो हेडिंग्स याद कर लो, तुम्हें वैसे ही टॉपिक याद हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, पहले ना पढ़ते हैं क्या क्या हेडिंग्स हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, events that affect achievement of business objectives, assesses likelihood and impact, respond and mitigate risk, and assesses residual risk। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल कार ड्राइविंग का, ठीक है। हमें जाना है ऑफिस, हमें ऑफिस जाना है, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें घर से लेके ऑफिस जाना है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या है हमारा, हमें घर से लेके ऑफिस जाना है। फिर उसके अंदर इवेंट्स दैट अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे कौन से इवेंट है जो हमारे को अचीवमेंट में हिंड्रेंस पैदा करेंगे, मतलब रुकावट पैदा करेंगे। अब हम ड्राइव करके जा रहे हैं ऑफिस, क्या क्या दिक्कत दे सकता है, ऑफिस की टेंशन, भाई यार ये तो दिक्कत है, ऑफिस में भी तो इतना सारा काम है। और एक तो फियर ऑफ एक्सीडेंट, कि भाई मेरा तो एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे को तो अभी गाड़ी, मैंने तो नई नई गाड़ी ली है, मेरे तो चलानी भी कम आती है, इतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रैफिक भी बहुत तेज है, और वहाँ ट्रैफिक तेज भी चलता है। तो ये क्या हो गया, हमने इवेंट आइडेंटिफाई करे, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो कि हमारे को ऑफिस पहुंचने में दिक्कत दे सकते हैं। ये हो गया इवेंट्स दैट अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमें ऑफिस जाना है। मैं एग्जांपल के थ्रू, लिख के नहीं आना पेपर में, लिख के 5 हेडिंग आनी है, ये तो मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें ना पेपर में याद रहेगा। हाँ, कार ड्राइविंग वाले एग्जांपल बताया था, और इसमें ऐसे ऐसे होता है, तो तुम्हें बताया कि इवेंट्स दैट अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ जाएगा, ऑफिस टेंशन और फियर ऑफ एक्सीडेंट। और अब हमें उसको देखना है लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट, क्या क्या हो जाएगा लाइक्लीहुड इम्पैक्ट। अगर टेंशन 20% होगी, थोड़ी सी टेंशन है, और फियर भी 20% होगा, थोड़ा सा ही डर है, तो लाइक्लीहुड भी कम हो जाएगा, चल पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर टेंशन भी ज्यादा होगी, फियर भी ज्यादा होगा एक्सीडेंट होने, तो लाइक्लीहुड तो 100% ही हो जाएगी, भाई तुम्हारा फिर हो ही जाएगा। टेंशन में गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें आती भी नहीं है गाड़ी चलाने, तुम्हें डर भी इतना है, तो फिर तो दिक्कत है ना, तो तुम एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, अब हमें रिस्क आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई ये लाइक्लीहुड है इसका कि भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अब इसको मिटिगेट कैसे करेंगे, हमने थोड़ा सा म्यूजिक चला लिया गाड़ी में, हम थोड़ा सा गाने चलाते हैं ना, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो हम चीजें सोच रहे होते हैं उस टाइम पे, तो उससे क्या होगा। और या फिर तुमने अपने दोस्त को ले लिया कि हाँ भाई चलो आज दोस्त के साथ ऑफिस जाएंगे, उससे बातें करते हुए जाते हैं, तो वैसे ही डर खत्म हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया कि हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट रिस्क। फिर उसके बाद ऐसे रेजिडुअल रिस्क, और क्या क्या रिस्क है कि भाई तुमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, या ओवर स्पीडिंग का चालान कट गया, तो मैं इस चीज का भी डर है कि मेरा तो चालान कट सकता है, मैं तेज चलाऊंगा तो गलती से कभी कार तेज लग गई स्पीड, ज्यादा तेज एस्केलेटर पे तुमने पैर रख दिया, तो क्या होगा, ज्यादा तेज चल जाएगी गाड़ी, तो ओवर स्पीडिंग का चालान कट जाएगा। आजकल तो दिल्ली में ये भी बुरा हाल है, थोड़ा सा आगे जाओ तो चालान कट जाते, थोड़ी उसमें स्पीड लिमिट ही नहीं पता चलती। वैसे तो खैर दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत दूरिया चलता है, पर जब खाली रोड हो तब की बात कर रहा हूँ। तो इससे ना तुम्हें ये एग्जांपल याद हो जाएगा कि रिस्क असेसमेंट का जो प्रोसेस है, हम कार ड्राइविंग एग्जांपल के थ्रू याद करेंगे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या है हमारा, उसको अचीवमेंट ऑफ दीज इवेंट्स के अंदर क्या क्या हिंड्रेंसेस आ सकती है, उसका क्या क्या लाइकलीहुड और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे मिटिगेट करना है उस रिस्क को,
और उसके बाद कौन कौन से हमारे बाकी रिस्क बच जाएंगे। तो ये हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऐसे याद हो जाएगा हमारे को। समझ आ गया? ये हमें ऐसे याद कर लेना है। देखो हमारा एक तो ये 3-4 देखो पहला टॉपिक था ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तुम्हें इंस्टाग्राम वाले एग्जांपल याद रखना है। दूसरा है कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तुम्हें आर यू विलिंग टू टेस्ट ईएलसी कंट्रोल्स कंप्लीटली, ये निमोनिक याद करना है। तीसरा है एंटरप्राइजेस में क्या क्या रिस्क है, तो सीएफओ टेम्परेचर, तुम्हें ये वाला निमोनिक याद करना है। फिर इसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में तुम्हें ड्राइविंग कार ड्राइविंग एग्जांपल याद रखना है। तो तुम्हारे 4 टॉपिक तो हो गए ना रेडी। अब है क्या कोई डर? आधा तो चैप्टर हो गया तुम्हारा, थोड़ा बहुत चैप्टर रह गया, उसको मैं जल्दी से निपटा देता हूं। अब ये कह रहा है हाउ टू मिटिगेट दीज रिस्क आइडेंटिफाइड इन ऑडिट। अब क्या होता है कि भाई ऑडिट है, अब ऑडिटर का क्या काम होता है भाई, जो रिस्क है उसको कैसे आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया ऊपर कि हाँ भाई हमने ये सारा प्रोसेस समझा कि हाँ भाई क्या क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे क्या क्या अचीवमेंट में दिक्कत आ सकती है, ये सब कर लिया हमने। अब हमें इन रिस्क को मिटिगेट तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। कंट्रोल लगाने पड़ेंगे हमें उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो एक ना कोसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे समझो। सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर क्या होता है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ना वो पहले ही बता देता है कि हाँ हाँ भाई तुम्हारे ना अगर ये वाला बिजनेस है तो तुम ना ये रिस्क तुम्हारे को आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो तुम इस पे ना कंट्रोल ये चीजें चेक कर लो। एक ना वो प्री डिटरमाइंड डाटा दे देता है, हाँ भाई अगर तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी में तुम ये चीज चेक करो, तुम अगर सोलर कंपनी में हो तो तुम ये चीज चेक कर सकते हो, कोई और सेक्टर में हो, पावर सेक्टर में हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो, तुम मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर में हो, तुम टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो तुम ये चीज यूज करके एक रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज ऑडिटर के लिए आसान इसलिए क्योंकि फिर ऑडिटर उस चीज पे ज्यादा फोकस करेगा ना कि हाँ भाई यहाँ ज्यादा रिस्क हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन रिस्क को ढंग से कंट्रोल के थ्रू मिटिगेट करा या नहीं करा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर क्या, ये तो हमने प्रोसेस समझा, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये चीज भी तो समझनी पड़ेगी ना, कि हमने रिस्क को अब ना देखो इसको ना याद करने का क्या तरीका है, जहां से रिस्क है ना, रिस्क तो हमेशा ही आएगा हर एक सेंटेंस हर एक पॉइंट में, बट हमें देखना है कि एरो जा कहाँ रहा है, तो जहां से चालू हो रहा है और जहां पे जा रहा है वहां पे एंड हो रहा है। तो जैसे रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एपेटाइट, रिस्क स्कोर स्केल्स एंड मैप्स, तो रिस्क आईएएस से तुम्हें ये याद हो जाएगा रिस्क के क्या क्या इंडिकेटर और क्या क्या की परफॉर्मेंसेज है। एसएसएस रिस्क, क्योंकि एसएसएस से चालू हो रहा है रिस्क पे खत्म हो रहा है। प्रायोरिटाइज रिस्क, रिस्क को तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कौन सा रिस्क ज्यादा खतरनाक है और कौन सा रिस्क कम खतरनाक है। ज्यादा वाला होगा तो उस पर हमें ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कम होगा तो उस पर हम कम टेस्टिंग करेंगे, और इन सबकी हम बेंचमार्किंग करेंगे। ऐसे ही तो होता है ना। अब हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज होती है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क का कितना एपिटाइट है, मतलब किस लेवल का रिस्क है, फिर इसको हम स्कोर्स दे देंगे कि हाँ भाई ये वाला रिस्क है ना, इसको हम देते हैं 10 पॉइंट क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है। कम रिस्क होगा तो उसे हम दे देंगे थोड़े कम पॉइंट, जैसे 5 दे दिए कि हाँ भाई चलो इसको हम बाद में भी रिस्क को देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट रिस्क नहीं है, कि चलो ये रिस्क है बट ठीक है ये हो जाएगा, इससे इतना लार्ज इंपैक्ट नहीं आएगा। और रिस्क को रिस्क के क्या क्या इंडिकेटर्स, हमने इंडिकेटर्स कि हाँ भाई इस वजह से रिस्क लग रहा है भाई, यहाँ तो ये गड़बड़ हो रही है रिस्क के। की परफॉर्मेंस की क्या क्या की परफॉर्मेंसेज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। फिर उसके बाद हमने प्रायोरिटाइज करा रिस्क को, हाँ भाई ये वाला रिस्क पहले करेंगे हम, ये वाला रिस्क को चेक बाद में करेंगे क्योंकि ये ज्यादा रिस्की लग रही है थिंग और ये कम रिस्की लग रही है, उसके बेसिस पे हमने प्रायोरिटाइज कर लिया रिस्क को। फिर हमने रिस्क को असेस कर लिया कि क्या क्या रिस्क है क्या है सब कुछ अपना डाटा बना लिया एक तरह से। इनकी बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि हम ना एक कोई बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव से इस चीज को कंपेयर करते हैं, हमने उसको बेंचमार्किंग सेट कर लेते हैं कि बेस्ट चीज क्या है मार्केट में, और इसके इसके बेसिस पे हमें अपनी चीज को बेस्ट बनाना है, उसे बोलते हैं बेंचमार्किंग। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट चीज चल रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से टैकल कर पा रही है अपने रिस्क को, हमें उस लेवल तक का आना है या बल्कि उससे ऊपर आना है, तो बेंचमार्किंग हमें सेट करनी पड़ेगी ना। हम पढ़ाई में भी बेंचमार्किंग सेट करते हैं, कैसे करते हैं बेंचमार्किंग सेट भाई, हमें ना ये था जैसे किसी भी तुम किसी का एग्जांपल लेते हो कि हाँ भाई इस बंदे ने इतना सिलेबस इस लेवल पे कर दिया इतने महीने में, तुम अपने सीनियर से पूछते हो ना कि हाँ भाई तुम्हारी क्लासेस कब खत्म हो गई थी, तुम्हारी एक रिवीजन कितने दिन में हुई थी, तुम बेंचमार्क सेट कर लेते हो कि भाई हाँ मेरे को अगस्त के अंदर एक रिवीजन करनी पड़ेगी, दिस इज बेंचमार्किंग।
ऐसे रिस्क की बेंचमार्किंग होती है, दैट सिंपल। अभी याद हो जाएगा तुम्हें रिस्क का आईएएस, रिस्क रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एपेटाइट, रिस्क स्कोर्स एंड स्केल्स, रिस्क इंडिकेटर्स एंड की परफॉर्मेंस, एसेसेस रिस्क, प्रायोरिटाइज रिस्क। हो गया तुम्हें। अब एसएससीज आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल में दो ऐसे यूज होते हैं, 315 और 330। ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द रिस्क रिलेटेड टू द कंपनी इंक्लूडिंग रिस्क पर्टेनिंग टू द यूज ऑफ आईटी सिस्टम एप्लीकेशन ऑटोमेटेड। जो मैंने बताया ना ऊपर, बस उसकी हिंदी की इंग्लिश बना दी है, इंग्लिश है ये बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आईटी रिलेटेड अब क्या क्या रिस्क हो सकते हैं एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। हमने पहले बातें करी कि क्या क्या हमने खुद से बनाए अपने रिस्क, मैं खुद ही तो बोल रहा था। अब और आईसीआई ने टॉपिक ही दे दिया कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली, कि हाउ मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड इट आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, कि मैनेजमेंट की आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है, कि कोई डाटा तो लीक नहीं हो रहा। अगर डाटा लीक हो रहा है तो उस पर तुमने क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, और कोई ह्यूमन रिसोर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय है वो डाटा लीक कर रहे हैं तो उस पर क्या स्टेप्स ले रहे हो तुम, ये होगी आईटी सिक्योरिटी की पॉलिसी क्या है तुम्हारी। फिर मॉनिटर कर रही है नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को, हाउ मैनेजमेंट मॉनिटर एडहेरेंस टू दिस पॉलिसी, जो पॉलिसीज बनाई है उस पर कैसे काम हो रहा है, वो मॉनिटर कर रही है नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसे देख रही है या नहीं देख रही है। तुम सुन रहे हो ना मेरी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, भाई नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान है, सुन लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा ये चैप्टर। तो यहाँ पे देखते जाओ, बस यहाँ पे देखो। फिर अनऑथराइज चेंजेस टू आईटी सिस्टम आर प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड। मैंने तुम्हें क्या बताया कि कोई और बंदा तो एंट्री आके नहीं डाल रहा, तो ये तो रिस्क ही हुआ ना, वही रिस्क बता दिया। अनऑथराइज चेंजेस तो नहीं हो रहे कोई आईटी सिस्टम में, और अगर हो भी रहे तो वो टाइमली प्रिवेंट और डिटेक्ट हो रहे हैं ना। फिर उसके बाद आर यूजर एक्सेस टू सिस्टम कॉमेंस्ट्रेट विद प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो बंदा, जिस बंदे को जितनी काम के लिए अथॉरिटी देनी चाहिए उतनी ही अथॉरिटी है ना उसके ऊपर, उसके पास उससे ज्यादा अथॉरिटी तो नहीं है। मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो प्रॉपरली डिफाइन है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम ये भी चेक करेंगे कि ये तो नहीं कि परचेज वाले को तुमने ये भी दे रखा कि भाई तू सेल की एंट्री भी कभी कभार चढ़ा दिया कर, ये नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। परचेज वाला परचेज की ही एंट्री डालेगा, और अगर सेल वाला छुट्टी पे है ना तो सेल वाला अगले दिन एंट्री आके डाल देगा, परचेज वाला नहीं जाएगा सेल वाले की एंट्री डालने। तो इसका क्या मतलब है, प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन होने बड़े जरूरी हैं। फिर उसके बाद क्या, आर डायरेक्ट चेंजेस टू डेटाबेस प्रिवेंटेड विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब भाई तुमने एंट्री डाल दी गलत, माल आया बी वाले बंदे से, तुमने डाल दिया ए का नाम। अब भाई अगर वो चेंज करना है ना तो एक पासवर्ड लगेगा, और उसका पासवर्ड सिर्फ परचेज वाले को पता होना चाहिए, क्योंकि परचेज वाले ने माल खरीदा था, परचेज वाले ने एंट्री गलत डाली है। तो फिर वो डाटाबेस में जो चेंजेस हैं वो प्रॉपरली पासवर्ड के थ्रू सिक्योर है या नहीं है, वो भी एक तरह से रिस्क हो गया। तो हमने आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है, मॉनिटर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है, अनऑथराइज चेंजेस तो नहीं हो रहे कोई सिस्टम में, और अगर हो भी रहे हैं तो प्रिवेंट और डिटेक्ट कैसे हो रहे हैं। फिर यूजर एक्सेस टू सिस्टम के मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली डिफाइन है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर कोई चेंज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कोई भी कभी भी चेंज कर रहा है कि हाँ भाई बी वाले के नाम से हमने तो वो चढ़ा दिया, माल लिया था ए से, और तुमने उल्टी कर दी एंट्री एक सेकंड में, भाई पासवर्ड लगेगा उसके बिना नहीं कर सकते। ये चीज भी चेक करनी होती है ऑडिटर को। ये होते हैं रिस्क कोई भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। तो अब हमने हमारे कितने टॉपिक कवर हो गए, आईटी रिलेटेड रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। यार ये तो टॉपिक ही नहीं है ना, इस चीज को तो बस ऐसी है, ये टॉपिक्स नहीं है, मेन टॉपिक है ये। हमने टॉपिक पढ़ा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व करता है। उसके बाद कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या और क्या क्या फेजेस हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के, प्लानिंग से लेके कंप्लीशन तक के। तो इसका हमने निमोनिक याद करा। फिर हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा कि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कैसे लेता है। तो इतने सारे टॉपिक्स तो हमारे कवर हो गए ना। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा इस वाले चैप्टर से। इसको ना इसी फ्लो में पढ़ना, और एक आध बार ना वीडियो को देख लेना। देखो मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ कम ज्यादा भी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है। ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं, बट तुम मेरा साथ जरूर देना। जब भी तो चीजें, अगर हम धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, जब भी तो मेरे को ज्यादा नॉलेज आएगी ना उस चीज की। ऑल्दो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट क्या होता है लर्निंग फेज हमारे कभी खत्म नहीं होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो लर्न डेली, कुछ ना कुछ नई लर्निंग होती रहती है ना हमारी भी। अब क्या है, कंट्रोल यूज टू मिटिगेट दीज अबव रिस्क। अब क्या होता है देखो, हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे, अब हमें उसके कंट्रोल्स भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल्स, एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। पहले समझते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स होता है। जनरल आईटी कंट्रोल होता है बहुत जनरल कंट्रोल, कि
ऑर्गेनाइजेशन में किस बेसिस पे जनरल कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि एक तरह से यार मतलब मान लो कोई सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में, अब उसका क्या 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 बेसिकली कंट्रोल्स हैं उसके अंदर कि वो मेंटेन कर पा रहे हैं ना इंफॉर्मेशन को और सिक्योरिटी को। ये तो नहीं कि भाई हमारा सिस्टम तो है पर वो डाटा लीक हो जा रहा है या डाटा बाहर जो हैकर्स बैठे हैं वो हैक कर रहे हैं हमारा डाटा, और बाकी एंटिटीज को जो हमारी कॉम्पिटिटर्स एंटिटी है उन्हें वो डाटा दे जा रहे हैं। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स होना बड़ा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हाँ भाई डाटा हमारा पक्का सिक्योर तो है ना, हम डाटा डाल रहे हैं पक्का सिक्योर तो है ना। तो ये जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं। इसको ना याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, ये पिक्चर के थ्रू याद करना है। जो पिक्चर है ना इसके थ्रू तुम्हें याद हो जाएगा क्या बोल रही है पिक्चर। ये डेटा इसके ना ये कंपोनेंट्स हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स के। जनरल आईटी कंट्रोल्स का मतलब है कि जो डाटा इंफॉर्मेशन और जो सिक्योरिटी है डाटा वो ठीक है ना, मतलब हमारा डाटा सेफ है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा है वो पक्का सेफ है ना, वो जनरल कंट्रोल्स के थ्रू सेव करते हैं। जैसे हमने बहुत जनरल चीजें खुद सोच के बताओ क्या क्या हो सकता है कि सारा डाटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और बिल्कुल एक्सेस वाले बंदे को ही एक्सेसिबल डाटा दे रखा है, और जो डेटा नेटवर्क सिस्टम है जो मतलब जहाँ पे बड़े बड़े वो होते हैं हमारे, जहाँ पे डाटा जैसे तुमने देखा होगा बड़े बड़े सीपीयू सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे हार्ड डिस्क होती है बड़ी बड़ी और उसमें डाटा ऐसे दिखते हैं, इस टाइप के दिखते हैं कुछ। इतना बड़ा डाटा सेंटर होता है ना, वो हमारा प्रॉपरली बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है ना, 10-12 गेट खुलने के बाद ही वो सारा डाटा सिस्टम हार्ड ड्राइव के अंदर सेव है नहीं है, ये सब सिस्टम। ऑल दो ये हार्ड ड्राइव होती है क्योंकि एक बार के लिए परमानेंट स्टोर तो करना ही पड़ेगा ना डाटा, दो सारा क्लाउड पे होता है डाटा स्टोर, बट कहीं ना कहीं तो ऑर्गेनाइजेशन के पास भी तो डाटा मेंटेन होना चाहिए ना कि भाई ऊपर क्लाउड से उड़ गया तो हमारे पास भी तो डाटा मेंटेन होना चाहिए ना नीचे। तो ये वो वाला डाटा है। तो डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन इज आवर फर्स्ट पॉइंट कि हमारा जो लैन है, हमारा जो प्रॉपर हम जहां से नेट यूज कर रहे हैं कोई भी से कोई भी नेटवर्क ले लो, एयरटेल से जियो से जहां से भी हमारा आ रहा है वो पक्का सिक्योर है ना, कहीं वहां से डाटा तो लीक नहीं हो रहा है। ये पहला हो जाएगा हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का कोई चेंज हो रहा है, कोई मेंटेन हो रहा है, वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, वो जनरल कंट्रोल जनरल चीजें है ना, बहुत जनरल बातें हैं। ये हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है जैसे कोई ये कंप्यूटर है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, उसका कैसा सिस्टम है, उसका एक्विजिशन कैसे है, अगर कोई चेंज हो रहा है वो मेंटेन कैसे हो रहा है, ये चार चीजें याद रखनी है। फिर उसकी सिक्योरिटी, एक्सेस सिक्योरिटी मतलब यूजर एडमिन और पासवर्ड, दो चीजें ही तो होती है। अगर हम ऑर्गेनाइज कोई भी चीज में लॉग इन करते हैं आईडी पासवर्ड के थ्रू, तो आईडी क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड, इसके थ्रू एक्सेस सिक्योरिटी है या नहीं है, और उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एप्लीकेशन सिस्टम। तो ये तुम्हारा ये पॉइंट याद हो गए ना, डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन इज आवर फर्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम एक्विजिशन चेंज एंड मेंटेनेंस सेकंड पॉइंट, एक्सेस सिक्योरिटी थर्ड पॉइंट, और एप्लीकेशन सिस्टम फोर्थ पॉइंट। और एक है प्रोग्राम चेंज। प्रोग्राम चेंज हमारा प्रॉपर बंदा ही कर रहा है ना प्रोग्राम चेंज, और उसका वो है बहुत जनरल है, इसमें ना तुम याद भी क्या करोगे, इतना ना पूछता भी नहीं है इससे। इस पर निमोनिक बनाने की कोशिश भी करी थी बट द थिंग इस पे बन नहीं पा रहा था, तो इन्हें पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। नेटवर्क सेंटर, डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम एक्विजिशन चेंज एंड मेंटेनेंस, एक्सेस सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिस्टम। इसे 2-3 बार देखोगे ना भाई पिक्चर में तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, उसे 2-4 बार देखोगे तो वो पेपर में लिख के आ जाना। जनरल आईटी कंट्रोल आएगा तो ये पिक्चर याद रखनी है तुम्हें, और ये पिक्चर में ये 4 पॉइंट्स हैं, एक आध पॉइंट कम हुआ तो चलेगा, वैसे 5 पॉइंट है प्रोग्राम चेंज, तुम ये याद कर लेना। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं, अब एप्लीकेशन कंट्रोल होते हैं जो कि सिस्टम लगा हुआ है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल्स हैं हमारे, कि हाँ भाई, और उसके अंदर थोड़े बहुत ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी होते हैं, थोड़े बहुत मैनुअल कंट्रोल्स भी होते हैं। एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा कंट्रोल है जिसके अंदर बहुत ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, और ऐसे किस कंट्रोल को हम बोलते हैं जिसके अंदर प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल्स दोनों होते हैं, वो कौन सा होता है हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल्स। क्योंकि ये ना हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह यूज होता है, ये एप्लीकेशन है ना भाई, सैप हर जगह यूज हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक बंदा यूज कर रहा है सैप को। नीचे ग्राउंड लेवल पे जो बंदा परचेज वाला बंदा एंट्री डाल रहा है वो सीईओ देख सकता है ना आज की डेट में। तो ये बिजनेस के हर एक प्रोसेस पे यूज हो रहा है, वो हर एक लेवल पे यूज हो रहा है, परचेज से लेके सेल तक। और जो बंदा नीचे होगा, जो बंदा आया होगा ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो लेवल 4 का बंदा है और सीईओ तक देख पा रहा है सारा डेटा, तो हर एक लेवल पे यूज हो रहा है वो, बिजनेस प्रोसेस लेवल पे हर जगह यूज हो रहा है वो। अब बेसिकली एप्लीकेशन कंट्रोल्स एक तरह से क्या होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल जो ईआरपी है, जो मैंने सैप बताया उसकी कंट्रोल्स है ना ये,
हम कंट्रोल्स क्या है, हम एक सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स लगा रहे हैं, जब भी तो हम उसे एप्लीकेशन कंट्रोल्स बोल रहे हैं ना, उसके अंदर एम्बेड होते हैं वो ईआरपी के अंदर, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर वो कंट्रोल एम्बेड होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल, ताकि अगर कोई रिस्क आए बिना उसे प्रॉपर टाइम पे डिटेक्ट और प्रिवेंट हो जाए। इसलिए वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स उसके अंदर एम्बेड होते हैं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं सैप, जैसे एग्जांपल सैप का, रेमको का, उसके अंदर ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं कि जो फ्रॉड और एरर है वो टाइमली डिटेक्ट और प्रिवेंट हो जाए। इसलिए वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स इसके अंदर होता है। वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स के ना बड़े सारे एग्जांपल्स होते हैं कि फॉर्मेट चेक, कि हाँ भाई अब जैसे इसका ना, इसका याद करने का तरीका है फ्री एमआरएस। मेरे साथ बोलो फ्री एमआरएस, फ्री एमआरएस, फ्री एमआरएस, फ्री एमआरएस। फ्री एमआरएस से क्या है, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, एग्जिस्टेंस चेक, एडिट चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड चेक, रीजनेबलनेस चेक एंड सीक्वेंस नंबर चेक। एस, आर, एम, ई, आर, आर और एफ। तो फ्री एमआरएस। अब फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है कि भाई तुमने जो फॉर्मेटिंग करी है डेटा की वो ढंग से हो रही है नहीं हो रही है। रेंज चेक हो गया कि हाँ भाई तुमने कहा कि तुमने वो देखा है जब हम कोई भी कस्टमर सपोर्ट पे कोई क्वेरी डालते हैं तो उसके अंदर जो एक बॉक्स देते हैं कि राइट समथिंग, और उसके अंदर देते हैं कैरेक्टर की, जैसे कि भाई तुम 50 कैरेक्टर्स डाल सकते हो, 100 कैरेक्टर्स डाल सकते हो, उसे बोलते हैं रेंज चेक। एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें कि हाँ भाई ऐसे इस टाइप का रेंज चेक होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ और भी हो सकता है, मैं तो जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ बस। एग्जिस्टेंस चेक होता है कि हाँ भाई कि जितनी भी मैंडेटरी डेटा फील्ड्स हैं या फिर एग्जिस्ट जो ये चीजें तो करनी जरूरी है। एडिट चेक हो गया कि देर फोर के बाद कॉमा लग रहा है नहीं कर रहा है, लग रहा है। मैंडेटरी डेटा फील्ड्स में अंदर हो जाता है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर स्टार का मार्क होता है ना रेड कलर का, हाँ भाई डेट ऑफ बर्थ तो तुम्हें, डेट ऑफ बर्थ तो तुम्हें भरनी पड़ेगी। ये होते हैं मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। और रीजनेबलनेस चेक तुम ऐसे याद कर लो कि रीजनेबलनेस चेक। और सीक्वेंस नंबर चेक होता है जैसे पैन कार्ड में होता है। पैन कार्ड ना एक बहुत सीक्वेंस की तरह होता है कि स्टार्टिंग का ये डिजिट, स्टार्टिंग के 1-2 डिजिट रैंडम होंगे, फिर तुम्हारा नाम का फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर होगा, फिर उसके बाद 4-5 4 न्यूमेरिक होंगे, नंबर्स होंगे, उसके बाद कोई एक चेक डिजिट होता है। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस नंबर चेक। ठीक है, तो फ्री एमआरएस से कैसे याद करना है तुम्हें, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, एग्जिस्टेंस चेक, एडिट चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड चेक, रीजनेबलनेस चेक और सीक्वेंस नंबर चेक, ऐसे तुम्हें याद कर लेना है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स के एग्जांपल ऐसे याद हो जाएंगे तुम्हारे को कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स हम एम्बेड करते हैं इस ऐप के अंदर और इसके ये एग्जांपल्स हैं। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के हमने पहले ही बात करी थी, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह होते हैं, जैसे डेलीगेशन ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपरली फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, जो बंदे को प्रॉपर जिसे बोला है कि हाँ भाई तू ही एक्सपेंस का वाउचर या फिर तू ही एक्सपेंस को अप्रूव करेगा, बस तू ही कर रहा है ना अप्रूव, कोई और बंदा तो नहीं कर रहा ना, हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है। और ये सब्जेक्टिव होते हैं भाई, कहीं पे भी लग सकता है, ये तो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं जो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स होते हैं, कि भाई एंटिटी में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे हमने रिस्क और कंट्रोल लगा दिए। फिर उसके बाद होता है कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये बड़े हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि अगर एंटिटी लेवल पे जो कंट्रोल्स हैं वह इफेक्टिव होंगे ना, तो हमारे बाकी सारे कंट्रोल्स भी बड़े इफेक्टिव रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एंटिटी लेवल कंट्रोल्स मतलब एंटिटी के अंदर जो जनरल कंट्रोल्स ही इतने इफेक्टिव हैं, तो स्पेसिफिक कंट्रोल्स तो होंगे ही ना, क्योंकि जनरल कंट्रोल्स जो ड्राइव होते हैं वो स्पेसिफिक कंट्रोल्स के थ्रू ही होते हैं डिराइव। तो अगर जनरल कंट्रोल्स इफेक्टिव रहेंगे तो हमारा जो स्पेसिफिक कंट्रोल है वो भी इफेक्टिव रहेगा, और अगर हमारे कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो हम ऑडिट प्रोसीजर्स को कम करेंगे, अगर कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है तो ऑडिट प्रोसीजर्स को हमारे को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिर रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ही इनइफेक्टिव है। तुम समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना मेरी बातों को, सुनते रहना बस। अब दो तरह के एंटिटी लेवल कंट्रोल होते हैं, एक तो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल और एक इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। ठीक है, अब डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल होते हैं जो कि डायरेक्टली ही कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहे हैं कोई भी फ्रॉड को टाइमली डिटेक्ट और प्रिवेंट करने में। ऐसे मान लो कोई भी मिसस्टेटमेंट आ रही है उसे टाइमली मैनर में प्रिवेंट और डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, डायरेक्टली उसको हेल्प मतलब उसे प्रिवेंट और डिटेक्ट कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स जो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स की हेल्प कर रहे हैं प्रिवेंट और डिटेक्ट कोई भी फ्रॉड, एरर या मिसस्टेटमेंट को टाइमली मैनर में डिटेक्ट करने में। ठीक है, ये होते हैं बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वहां पे भी कंट्रोल लगते हैं। ट्रांजेक्शन लेवल पे कि भाई एंट्री वो ढंग से डल रही है नहीं डल रही है, बिजनेस प्रोसेस ही हो गया ना ट्रांजेक्शन। सब प्रोसेस पे, अकाउंट बैलेंस लेवल पे हर जगह होते हैं। इसके एग्जांपल से इंटरनल ऑडिट और बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज। इंटरनल ऑडिट क्या होता है
भाई आईसीएफआर जो ऑडिट वाले बच्चों को नहीं पता होगा ना, आईसीएफआर क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल फाइनेंस, जो ऑडिट पढ़ के भी आए होंगे इंटरमीडिएट से फाइनल में, जो उन्हें पता है इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। इंटरनल ऑडिट में यही तो होता है, जो प्रोसेसेस है हम पूरे को समझ रहे होते हैं, उसके हम पूरे साल चेकिंग करते रहते हैं। तो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स इंटरनल ऑडिट में एक तरह से इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर यही तो चेक करता है जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर, जो तुम डेली बेसिस पे जो प्रोसेसेस कर रहे हो उसके अंदर तो कोई फ्रॉड एरर तो नहीं हो रहा ना, उसको वो पूरे पूरे साल भर वही चेक करता रहता है इंटरनल ऑडिटर। तो डायरेक्ट एक तरह से एंटिटी के कोई भी फ्रॉड एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो वो इंटरनल ऑडिटर है, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। अब इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, ये डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ा देते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, एचआर पॉलिसीज। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे तुम्हें मेंटेन करना पड़ता है। तुम अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तुम्हें एचआर पॉलिसीज माननी पड़ेगी, तुम्हें एथिक्स के अंदर रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कि अपनी चला रही हो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, तुम वहां पे जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें उस हिसाब से चलना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है। ये नहीं कि तुम अपनी नई नई पॉलिसीज लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। वो तुमसे हमेशा जब अपना एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट एक तरह से ऐसे मान लो ये ना, अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन ने तो सैप लगा दिया, अपना काम आसान कर लिया, अपना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट लगा के। अब ऑडिटर ऑडिटर को भी तो अपना काम आसान करना है ना भाई, ऑडिटर चुप कैसे रह जाएगा, भाई तुम सैप लगाओगे तो हम क्यों ना लगाएंगे, हम भी तो कुछ अच्छी चीज लगाएंगे ना अपने यहाँ पे। अब हमने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स का यूज करना चालू कर दिया। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या होता है, जैसे वो डाटा डाल रहे थे ऑटोमेटेड सिस्टम में, हम ऑटोमेटेड सिस्टम से ऑडिट करेंगे। अब हम वो होता क्या है, अब क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स क्या होता है, जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ सिस्टम यूजिंग प्रोसेसिव टूल्स एंड टेक्निक्स। हमने रॉ सिस्टम और डेटा को यूज करा
और एक डेटा एनालिटिक्स के थ्रू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली। अब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के अंदर यही होता है कि भाई इतना सारा रॉ डेटा आता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्या बताया था, लाखों एंट्रियां पास करती है, लाखों एंट्रियां पास करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिटर का क्या ये काम होता है कि जो इतना सारा डेटा आया है उस सारे डेटा को एक तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लाखों एंट्री हैं, और लाखों एंट्री को अगर वो मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट हो जाए तो ऑडिटर को उसको ऑडिट करने में बहुत आसानी हो जाएगी ना। वो देख पाएगा कंपैरिजन की ये खर्चा क्यों बढ़ा, ये खर्चा क्यों कम हुआ, ये रेवेन्यू कैसे बढ़ गया इतना सारा। कोई तो झोलना पाटा करके तो रेवेन्यू नहीं कमा रहे, एकदम 200% का इंक्रीज आ गया। फिर हम मैनेजमेंट से क्वेरी लेंगे कि हाँ भाई इतना डाटा कैसे बढ़ गया, तुम्हारा रेवेन्यू कैसे बढ़ गया इतना ज्यादा, पिछली बार तो इतना 100 रुपए था, इस बार तुम्हारा 400 रुपए हो गया, ऐसा क्या कर लिया तुमने, फैक्ट्री तुम्हारी उतनी है आज भी। फिर वो बताएंगे कि सर पिछले साल कोविड था, इस बार हमारे को काफी सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले हैं। फिर हम भी मान लेंगे हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, एक्सपोर्ट के इनके रेवेन्यू भी बढ़े हैं इस बेसिस पे इनका। तो हमारे को ने जो रॉ डाटा आता है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देती है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक्स। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिग फोर्स होती हैं, वो क्या करती हैं ऐसे, आजकल ना बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ला रही है ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी वजह से ना ऑडिट करना भी बहुत आसान हो जाएगा आगे जाके। भाई कंप्यूटर ही ऑडिट करके दे देगा, कंप्यूटर के अंदर डाटा आया क्लाइंट से और कंप्यूटर ने उसे एनालाइज करा और हमारे को रिपोर्ट दे दी, हमने क्वेश्चन मांगे, हमने कर दिया ऑडिट उसका। हाँ भाई डाटा तो ठीक है सारा, हाँ भाई इंक्रीज इसलिए हुआ, डिक्रीज इसलिए हुआ है, हमने अपने ट्रू एंड फेयर व्यू की रिपोर्ट बना के साइन करके दे दिए। अब पता है एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, आगे जाके ना जो स्किल है ना उस चीज के पैसे मिलेंगे, लोग कम करेंगे भाई ऑर्गेनाइजेशन में, जब ये सब सिस्टम आ जाएंगे तो उनकी कॉस्ट कटिंग करेंगे ना, वो बंदे क्यों रखेंगे फिर, वो जब सारा सिस्टम सारा काम ही कंपनी वो सिस्टम करके दे देगा तो बंदों की क्या जरूरत है। इसलिए ना भाई थोड़ी मेहनत करनी, भाई सीए बनने के बाद भी बहुत मेहनत है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ। सीए बनने के बाद क्या चक्कर है भाई, सीए बनने का अगर तुम स्किल नहीं दिखाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर ना एक तार टंगी हुई है, कभी भी तुम्हारा गला काट देगी। तुम्हें अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी, कभी भी तुम्हारी जॉब छीन लेगी वो, अगर तुम ऐसी वेगली काम करते रहे तो तुम्हें स्किल सीए बनने के बाद भी दिखानी पड़ेगी। पढ़ाई में तो तुम्हें दिखानी है तभी तो तुम सीए बनोगे, बट सीए बनने के बाद भी तुम्हें अपनी स्किल हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें पैसे कमाने हैं तो। क्योंकि आजकल देखो ऑनलाइन सिस्टम आ जाते हैं, सब कुछ तो कंप्यूटर कर देता है भाई, हमारी क्या नीड रह जाएगी। तो फिर उन स्किलफुल बंदों को रखेंगे ना जो बहुत अच्छा काम करते होंगे बस। अब इसके ना एग्जांपल देता हूँ कि डेटा एनालिटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है। कैट्स कंट्रोल टेस्टिंग में यूज होता है, जो जर्नल एनालिसिस होता है 100 लाख एंट्रियां और डलती हैं उसको एनालाइज करने में यूज होता है। फ्रॉड रिस्क को असेस करने में यूज होता है। अब हमने फ्रॉड रिस्क कर लिया, उसके बाद जो प्रीलिमिनरी एनालिटिक्स होते हैं क्या करते हैं कंपनी की, भाई हमने डाला कोई सिस्टम में कि हम ना आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ऑडिट कर रहे हैं, या फिर हम सोलर सेक्टर का कर रहे हैं, या फिर हम कोई एफएमसीजी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। तो वो ना आपको प्रीलिमिनरी बता दे कि हाँ भाई तुमने इन इन चीजों पे ध्यान देना, ये तुम्हारे प्रीलिमिनरी रिस्क आइडेंटिफाइड है, इस पे देखना कि कंट्रोल्स ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन इन जगहों पे हमारा कंसेप्ट यूज होता है कैट्स का। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक्स कहां कहां पे, कंट्रोल टेस्टिंग में, नॉन स्टैंडर्ड जनरल एनालिसिस में, जो जनरल एनालिसिस होते हैं इतनी सारी जनरल एंट्रीज उसको एनालाइज करने में। तो एनालाइजर्स है आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करते हैं काफी सारी एंट्रीज को ना एक शायद कंबाइन करके उसको जनरल कर देते हैं, हमारा वो उसका ना एक एनालिसिस बना के दे देते हैं कि हाँ भाई ये क्यों डल रही है एंट्री, क्या खर्चा बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। बहुत बढ़िया बताए आज की डेट में जो बिग फोर, मैंने जैसे ईवाई में ऑडिट करो उन पे इतने बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर होते थे ना, आधा काम तो सॉफ्टवेयर करके दे देते थे, हमारा आधा काम आसान हो जाता था। बड़ी रिस्क है हमारे लिए आगे जाके, इसलिए ना मेहनत इतनी करना कि बस, और कुछ बड़ा करना। चलो बाद में बात करेंगे इस पे, अभी तो ठीक है, अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि वो तो जरूरी है। तो ये 5 चीजें हमने देखी, डेटा एनालिटिक्स कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, कंट्रोल टेस्टिंग में, नॉन स्टैंडर्ड जनरल एनालिसिस में, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट में, रिस्क असेसमेंट में और प्रीलिमिनरी एनालिटिक्स में। ये 5 जगह यूज हो सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, और वो बता ही दिया मैंने तुम्हें, रॉ डेटा को अच्छे से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाना, वो कैट्स का काम होता है। वो बिल्ली वाली कैट नहीं है, ये CAAT वाली कैट है। बिल्ली किस चीज को पसंद है यहाँ पे, हम बिल्ली की नहीं पूछ रहे, बिल्ली वाली कैट नहीं है वो, इट इज नॉट अ कैट्स, इट्स कैट्स। CAAT कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक्स। ओके, लास्ट टॉपिक है कि अब हमें
स्टेप्स टू बी फॉलो टू अचीव सक्सेस विद कैट्स। अब भाई कैट्स तो कर रहे हैं हम अप्लाई, उसके क्या क्या स्टेप होंगे? मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, कंपनियों से रॉ डाटा मंगवाएंगे और उसको हम सिस्टम में डाल देंगे और वो डेटा दे देगी हमारे को एनालाइज करके। उसको आईसीआई ने 8 पॉइंट बना दिए, दैट्स इट। उसको समझेंगे ना 1 मिनट में याद हो जाएंगे उसको। इसका ही मैंने वो ये जैसे विसल ब्लोअर पॉलिसी अभी हमने करा ना ऊपर, हिंदी का इंग्लिश बनाना है, ऐसे यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दी, उसको तुम्हें इंग्लिश बनाना है। अब हिंदी देख लो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना और देखना कंट्रोल है या नहीं है ठीक से, और उसको ट्रू एंड फेयर व्यू हमें देना है आगे जाके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब हमें तो जरूरी नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू होता है, हमें ये देखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा व्यू दे रहे हैं। वो ट्रू एंड फेयर व्यू भी हो सकता है और कैसा व्यू भी हो सकता है, बस हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या व्यू दे रहे हैं, है ना। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर कहां से और किस फॉर्मेट में डेटा आएगा। अब कैसे है, अब हमें जो ट्रू एंड फेयर व्यू देना है तो उस बेसिस पे देंगे ना, जो डेटा देगी हमारे को कंपनी, तो वो किस फॉर्मेट में देगी, एक्सेल में भी दे सकती है, टैली भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। डेटा लो, एक्सट्रैक्ट करो डेटा, मांगो क्लाइंट से डेटा, फिर कंप्लीटनेस और उस वो ठीक है या नहीं है डेटा, वो देखो कि पूरा है और ठीक है या नहीं है डेटा, चेक्स लगाओ उस पर। तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स में काफी सारे चेक्स होते हैं, कंप्लीटनेस का भी, एक्यूरेसी का भी, कि भाई जो ऑडिट कंप्लीट है या नहीं है डेटा, एक्यूरेट है या नहीं है डेटा। फिर उसके बाद एनालाइजर्स लगाओ, जो भी अब क्या होगा, तुमने सिस्टम से, तुमने क्लाइंट से डेटा मंगवाया, तुमने अपने कैट्स के अंदर डेटा डाल दिया और वो एनालाइज करके तुम्हारे को बता देगा कि हाँ भाई, जो भी तुम्हें 2-4 चीजें मांगेगा वो, तो वो सारा प्रोसीजर हो गया। एनालाइजर के अंदर डेटा डाला, वो प्रोसीजर फॉलो करो, जो भी मांग रहे हैं कि हाँ भाई फाइनेंशियल ईयर मांग रहे हैं, वो तुम ये मांग रहे हैं कि वो कौन सा सेक्टर है, 4-5 चीजें मांगी, वो तुमने प्रोसीजर फॉलो करा। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स दे दिए हमारे को निकाल के, हाँ भाई ये वाली ये एनालिसिस है, ये खर्चा इतना बड़ा है, ये खर्चा इतना बड़ा है, तुमने उसको एनालाइज कर लिया और उसको रिजल्ट बना लिए और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। आईसीआई ने इसके 8 पॉइंट बना दिए, हमने उसे हिंदी में समझाओ, हम इंग्लिश बना देंगे उसकी, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमें ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब हमें जो भी व्यू देना है, मे बी ट्रू एंड फेयर व्यू और कोई भी व्यू हो सकता है, वो हमारा हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। हमने आइडेंटिफाई करा सोर्स और फॉर्मेट कैसा आ रहा है डाटा, हमने डाटा मंगवा लिया क्लाइंट से, फिर हमने उसको कंप्लीटनेस, हमने उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी चेक करी, वो ठीक से है नहीं, फिर उसके ऊपर हमने क्राइटेरिया अप्लाई करे, जो हमने एनालाइजर्स बोलते हैं जिन्हें, हमने एनालाइजर्स अप्लाई करे, जैसे जो हम मैंने ऊपर बताया था कि कंट्रोल टेस्टिंग में हमने अप्लाई करा, जनरल एनालिसिस में हमने थोड़े अपने एनालाइजर्स अप्लाई करे, मतलब क्राइटेरिया अप्लाई करा, जो भी क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद हमने रिजल्ट्स देखे, वैलिडेट कर रिजल्ट्स कि हाँ भाई रिजल्ट्स तो ठीक से आ रहे हैं नहीं आ रहे ना, वेग रिजल्ट दिखा रहा है कुछ, हुआ है इंक्रीज, हमने ऐसी सैंपल बेसिस पे चेक करा, हुआ है इंक्रीज, 400 का दिखा दिया, 4000 का, भाई सिस्टम ही खराब है हमारा। तो हमें वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं वो ठीक से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ तो सैंपल टेस्ट उसमें भी करना पड़ेगा ना कि हमारा सिस्टम भी ठीक है नहीं है। क्लाइंट का तो हम देखेंगे देखेंगे, बट हमारा सिस्टम भी तो ठीक होना चाहिए ना। अगर हम कोई चीज एनालाइज कर रहे हैं, हमारा ही सिस्टम खराब है, तो क्लाइंट को हम क्या व्यू देंगे, हमारा ही सिस्टम ही, हमारे को अपना सिस्टम ही नहीं पता, हमारा ही सिस्टम खराब है। उसके बाद डेटा आ गया, उसे रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट करके और कंक्लूजन दे दो, हाँ भाई क्लाइंट का ये है, भाई ये सारा डेटा आया है, इसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकला है, अब हमने इस पे अपनी रिपोर्ट बना दी। यही है बस छोटा सा चैप्टर ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का। इसमें डर लगा अब तुम्हें, अब देखो इसका ना फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फटाफट है क्या क्या था, हमने क्या पढ़ा शुरू से। ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, एप्लीकेशंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस फॉलो, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल। इसका हमें इस वाले एग्जांपल से याद रखना है। उसके बाद आता है कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसे हमें कैसे याद करना है, आर यू विलिंग टू टेस्ट ईएलसी कंट्रोल्स कंप्लीटली, ये निमोनिक्स में ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक याद रखना है। फिर एंटरप्राइज रिस्क के अंदर क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं, सीएफओ का टेम्परेचर बढ़ गया, हमें इस चीज से याद रखना है, सीएफओ का टेम्परेचर बढ़ गया, एंटरप्राइज में ये 5-7 रिस्क होते हैं। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हमें कैसे याद रखना है, कार ड्राइविंग के एग्जांपल से, कि भाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये होगा, इवेंट्स जो इफेक्ट करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, लाइक्लीहुड और इंपैक्ट क्या रहेगा, रिस्पॉन्ड और असेस करेंगे, और रेसिडुअल रिस्क क्या रहेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, हमें ये वाले एरोस से याद रखना है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एपेटाइट, रिस्क स्कोर स्केल्स एंड रिस्क आईएएस, इंडिकेटर्स एंड की परफॉर्मेंस, प्रायोरिटाइज करना है हमें रिस्क को, असेस करना है रिस्क, और बेंचमार्किंग
फिर उसके बाद क्या आईटी रिलेटेड रिस्क, मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी रिस्क मॉनिटर कर रही है नहीं कर रही ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अनऑथराइज चेंजेस तो नहीं हो रहे, कोई यूजर एक्सेस तो प्रॉपर बंदे को ही दे रहे हैं ना, चेंज क्या है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू है नहीं है। फिर जनरल आईटी कंट्रोल्स में हमें पिक्चर याद रखनी है, 5 पॉइंट है, 4 पिक्चर में है, एक तुम्हें प्रोग्राम चेंज वाला याद रखना है। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, जनरल आईटी कंट्रोल्स में कैसे हेल्प करता है एप्लीकेशन कंट्रोल, उसके एग्जांपल्स है फ्री एमआरएस, तुम्हें ये याद रखना है। फिर उसके बाद कहाँ आते हैं एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, परवेसिव कंट्रोल्स होते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, और इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर यूज होते हैं। तो हमारे एंटिटी लेवल कंट्रोल्स ऐसे याद हो जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स। डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स इंटरनल ऑडिटर, बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज, ये एमसीक्यू के परस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एचआर पॉलिसीज होती हैं, एचआर पॉलिसीज और मतलब इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स में कोड ऑफ कंडक्ट, एचआर पॉलिसी और एथिक्स पॉलिसीज आ जाती हैं। जो क्या डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स को इफेक्टिवनेस बनाते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं उसकी, ये होते हैं डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स। विसल ब्लोअर पॉलिसी के अंदर हमने हिंदी को इंग्लिश करने, विसल ब्लोअर पॉलिसी है या नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, सब इंप्लॉयज को बताया है नहीं है, इंप्लॉयज को पता है कि ऐसा कुछ है, ट्रेनिंग दी है नहीं दी, ठीक से इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, और नॉन कंप्लायंस को कैसे डील कर रहे हैं। फिर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स आ जाती हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या होता है, रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करना, उसके बेसिस पे ऑडिटर को एनालाइज करना, उसको कहां पे यूज कर सकते हैं, कंट्रोल टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज में यूज कर सकते हैं, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट में यूज कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट में यूज कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एनालिटिक्स में यूज कर सकते हैं। और उसके लास्ट में इसका प्रोसेस क्या है कैट्स का, कि हम पहले डाटा हम अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया देखेंगे, उसके आइडेंटिफाई करेंगे कहां से डाटा आया, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्लाइंट से डेटा मंगा लेंगे, उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी चेक कर लेंगे। उसके बाद अपने जीएल एनालाइजर्स जो भी जनरल लेजर एनालाइजर्स होते हैं, जो भी एनालाइजर्स करके हम एक रिपोर्ट देखेंगे कि हमारे तो रिजल्ट ठीक आ रहे हैं ना, कि हमारा ही कैट्स खराब है, हमारे सिस्टम खराब है, और फिर हम उसके जो भी रिपोर्ट्स आएंगे डॉक्यूमेंट्स कंक्लूड कर लेंगे, दैट्स इट, चैप्टर खत्म। है कुछ ऑटोमेटेड है, कुछ भी नहीं है ना, ऐसे इस फ्लो में याद कर लेना। लास्ट का जो मैंने बोला ना, मैंने इसलिए बोला कि इस वाले चैप्टर को मैं तुम्हें दिखा रहा था कि कुछ है नहीं चैप्टर में, ऐसे तुम्हें याद करना है चैप्टर को, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा ना, एक बार इसको देखते जाओ 2-3 बार। मैंने नोट्स नीचे अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तुमने इस नोट्स को खोल के कलरफुल लैंग्वेज में याद रखना, तुम्हें सब याद हो जाएगा। मजा आया नहीं मजा आया जरूर बताना। मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज। थक गया मैं ये वाला लेक्चर लेते, पहला लेक्चर है ये, बट तुम्हें शायद मजा तो आया होगा। लास्ट में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया, निमोनिक्स, पिक्चराइजेशन, एवरीथिंग आई हैव यूज्ड। कमेंट करके फीडबैक जरूर देना, कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूं मैं वो जरूर बताना। लाइक करना मेरी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा रहा लेक्चर, और अपने दोस्तों को भी बताना कि हाँ भाई तुम ये वाला लेक्चर यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, चलो बाय बाय।